on a new scale of temperature which is linear and called the W scale. The freezing and boiling point of water are 39 डिग्री W and 239 डिग्री W. इसमें एक नया स्केल बनाया गया है, W स्केल नाम रखा है उसका, और उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं उसका नाम रखा गया 39 डिग्री W, और जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं उसका नाम रखा गया 239 डिग्री W. रेफरेंसेज हैं ये दो. अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर कोई टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है उसको W स्केल में उसकी वैल्यू क्या होगी. तो लेट से उसका नाम TW रख लेते हैं. और मेथड क्या होता है, मेथड ये होता है कि TW माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39 इज इक्वल टू 39 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लीनियर स्केल है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होगी. तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये लिखी जाएगी आपकी TW माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 39 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा. तो इससे कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम्स और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो TW आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 39 प्लस 2 इंटू 39, और ये बनेगा 39 प्लस 2 इंटू 39 करेंगे तो ये 68 हो जाएगा. 68 और 39 अगर आप ऐड करोगे तो 117 आ जाएगा. तो W स्केल में 39 डिग्री सेल्सियस को 117 डिग्री W बोला जाएगा. सो योर आंसर इज डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मरकरी थर्मोमीटर जो है उसकी कितनी टेम्परेचर रेंज जो है उससे मेज़र कर सकते हैं, हम कहाँ तक टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं. तो अब ये आपको याद ही करने जैसा है, तो आप इसको याद ही कर लो. मरकरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो आप -30 डिग्री सेल्सियस से लगभग 360 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकते हो. अब ये पूरा जीके का क्वेश्चन हो गया, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट. और मरकरी थर्मोमीटर किस पे बेस्ड होता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी पे बेस्ड होता है. मरकरी जब हीटअप होता है तो मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन होता है और मरकरी ट्यूब में ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है. तो उससे हम लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज को मेज़र कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. इसमें कह रहे हैं एक सेंटीग्रेड स्केल है और एक फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है, दोनों को बॉइलिंग वाटर में डिप किया हुआ है. तो सेंटीग्रेड स्केल वाला जो थर्मोमीटर है वो बताएगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट वाला बताएगा 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों ही बॉइलिंग वाटर में थे. अब कह रहे हैं वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, पानी को हम ठंडा करना शुरू किया और फ़ारेनहाइट जो है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया. तो आपसे पूछ रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना फॉल आएगा. ठीक है, डेल्टा सी पूछ रहे हैं, डेल्टा सी कितना होगा. तो फॉर्मूला ये होता है डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू होता है डेल्टा एफ अपॉन 9. अगर आपको चेंज फ़ारेनहाइट का दिया हो और डिग्री सेल्सियस का चेंज निकालना हो, या डिग्री सेल्सियस का चेंज दिया हो और फ़ारेनहाइट का चेंज निकालना हो, तो ये रिलेशन बनता है आपका. ठीक है, आया कहाँ से है, ये आया उसी रिलेशन से जो आपने याद किया हुआ होगा, C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9. इसी को डिफ्रेंशिएट किया है तो ये इक्वेशन बन जाती है. अब डिग्री सेल्सियस में कितना फॉल होगा ये आपको निकालना है, और फ़ारेनहाइट में कितना फॉल है ये हमें दिखाई दे जाएगा. 212 से 140 इतना फॉल हुआ है. ठीक है, तो डेल्टा सी निकालना, निकाल लेते हैं इसमें. तो डेल्टा सी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 5/9 टाइम्स डेल्टा एफ, एंड डेल्टा एफ इज़ 212 माइनस 140. तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे और आपको एक डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है, फॉल है, वो मिल जाएगा. A copper rod of length 88 centimeter and aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. एक कॉपर रॉड है और एक एल्युमिनियम रॉड है. ठीक है, और उसमें कह रहे हैं हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जो इंक्रीज इन लेंथ है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, और एल्युमिनियम की रॉड की जो लेंथ है वो आपसे पूछी जा रही है. मतलब दोनों में इंक्रीज इन लेंथ सेम हो रही होगी, ये बात हो रही होगी. फिर
हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ। ठीक, तो कॉपर में इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा एल सी लिख सकते हैं उसको, और उसकी वैल्यू हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉपर इंटू एल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। और एल्युमिनियम में जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इंटू एल्फा एल्युमिनियम इंटू डेल्टा टी। और दोनों में इंक्रीज इन लेंथ सेम है, दोनों में इंक्रीज इन लेंथ सेम कर देते हैं। टेम्परेचर से टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाओ, दोनों में लेंथ सेम ही रहती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर हो। तो डेल्टा टी तो कट जाएगा इक्वेट करने में, तो ये बन जाएगा एल सी एल्फा सी इज इक्वल टू एल एल्युमिनियम इंटू एल्फा एल्युमिनियम। डेल्टा टी से डेल्टा टी दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको कॉपर की लेंथ दी हुई है, एल्फा कॉपर दिया हुआ है, एल्फा एल्युमिनियम दिया हुआ है, और किसकी लेंथ आप ढूंढ लोगे, एल्युमिनियम की लेंथ मिल जाएगी आपको। तो एल्युमिनियम की लेंथ जो आएगी वो आपकी आ जाएगी एल सी एल्फा सी अपॉन एल्फा ए एल। सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा आपको आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, दो रॉड हैं आपके पास, एक तो ब्रास की है और एक स्टील की रॉड है। इसका अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है। लेंथ भी दी हुई है, ब्रास की लेंथ L1 है और स्टील की लेंथ L2 है। और कह रहे हैं इफ़ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल द टेम्परेचर्स। कह रहे हैं दोनों रॉड का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी डिफरेंस वही रह रहा है। तो क्या रिलेशन बनेगा, तो डिफरेंस बराबर कर देते हैं। तो अभी टेम्परेचर कम है तो डिफरेंस L2 माइनस L1 होगा। फिर टेम्परेचर अगर आपने डेल्टा टी बढ़ा दिया तो अब जो नया डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा L2 टाइम्स 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 टाइम्स 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है, टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, दोनों रॉड का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो पहले कम था टेम्परेचर, तब डिफरेंस L2 माइनस L1 होगा। अब नया डिफरेंस कितना होगा, तो L2 बढ़ के इतनी हो जाएगी, L1 बढ़ के इतनी हो जाएगी, तो नया डिफरेंस ही होगा। और ये कह रहे हैं डिफरेंस टाइम के साथ चेंज, डिफरेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर रहा है, जो पहले डिफरेंस है वही अब डिफरेंस है। तो ऐसा तभी हो सकता है जो टेम्परेचर वाले टर्म आपस में कट जाएँ, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। तो ये तभी हो सकता है जब ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर होकर कैंसिल आउट हो जाए, प्लस माइनस हो गए। तो ये तभी हो सकता है जब L2 अल्फा 2 किसके बराबर हो जाए, आपका L1 अल्फा 1 के बराबर हो जाए। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। सिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया है ग्लिसरीन का, और डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहे हैं अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाए। ठीक, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है। तो हमसे फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज बनाते हैं। पहले देखो आप, रो इज इक्वल टू लिखेंगे हम, रो नॉट से मल्टीप्लाई कर लो माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। इसको इधर लेके आओ तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। अब ये जो रो माइनस रो नॉट है ये चेंज इन डेंसिटी है, और इस रो नॉट से हम डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, और जो क्या आएगा माइनस गामा डेल्टा टी। माइनस आना भी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, फ्रैक्शनल चेंज नेगेटिव आना चाहिए। तो कितना आएगा फ्रैक्शनल चेंज, फिर माइनस गामा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने 40 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे तो -0.02 हो जाएगा। और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा होगा। तो आपका आंसर बन जाएगा डी पार्ट, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। सेवन्थ क्वेश्चन में पानी की डेंसिटी दी है 20 डिग्री सेल्सियस पर 998 kg पर मीटर की, वो 40 डिग्री सेल्सियस पर 992 दी हुई है, और वॉल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो अभी लिखा था हमने, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सारी वैल्यू डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रो कितना है, रो है 992, और रो नॉट कितना है 998, 1 माइनस
गामा, और डेल्टा टी टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 40 डिग्री ना 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, 20 से 40 किया है ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर लाके माइनस करना है, फिर डिवाइड करना, देखना ध्यान से करना है इसको, ठीक है। तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius r1 and r2 through 1 Kelvin। ठीक है, एक का रेडियस r1 है और एक का r2, और r1 r2 का 1.5 गुना है। ठीक है, r1 जो है वो 3/2 टाइम्स है r2 का। तो वॉल्यूम के बारे में बताएं क्या होगा। तो वॉल्यूम जो होगा वो 3 3 जा 9 3 जा 27/8 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम का। तो जो मास होगा पहले स्फीयर का वो भी 27/8 टाइम्स हो जाएगा दूसरे स्फीयर के मास से। और टेम्परेचर दोनों का सेम बढ़ा है और मटेरियल दोनों का सेम है। तो मास जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में हीट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है ms डेल्टा टी। तो टेम्परेचर दोनों का सेम बढ़ाया है, मटेरियल दोनों का सेम है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, तो मास जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में हीट सप्लाई होगी। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी डेल्टा Q1 इज इक्वल टू होनी चाहिए 27/8 टाइम्स डेल्टा Q2। So the ratio will be A part। क्लियर। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं थर्मल कैपेसिटी पूछ रहे हैं 40 ग्राम एल्यूमिनियम की। तो जो हीट कैपेसिटी होती है, थर्मल कैपेसिटी होती है, H से कई बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगी थर्मल हीट कैपेसिटी या सिंपल हीट कैपेसिटी। तो मास कितना दिया है 40 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। लेकिन सारे आंसर जूल में है तो कैलोरी को जूल में भी कन्वर्ट करेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0 हट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4.2 तो लगभग 33.6 के आसपास आंसर बनेगा आपका। तो आपका आंसर बन जाएगा डी पार्ट। ठीक है, जूल में कन्वर्ट करना था, जूल में कन्वर्ट कर लिया है। 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं दो आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, हीट कैपेसिटी कुछ अल्फा टी मान सकते हैं, टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है हीट कैपेसिटी। तो वन ऑफ दीज दो बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर 100 है और एक का टेम्परेचर 0 है। ठीक, और दोनों कॉन्टैक्ट में लेके आए और फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। एक का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर था आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इक्विलिब्रियम, अगर दोनों की हीट कैपेसिटी बराबर होती तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता, अगर हीट कैपेसिटी बराबर होती। बट हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट दे पाएगा। ठीक, और जिसका हीट टेम्परेचर कम है उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होगी तो वो ज़्यादा हीट ले नहीं पाएगा, उसका टेम्परेचर फटाफट बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर दोनों की हीट कैपेसिटी सेम होती तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 होता। लेकिन हीट कैपेसिटी सिंस टेम्परेचर का फंक्शन है तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा उसके पास उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रखी होगी। तो ये जब बहुत ज़्यादा एनर्जी इसने स्टोर कर रखी होगी तो जब ये इसको देगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट। ठीक, नहीं तो एक सिंपल एग्जांपल बना के एवरेज कर सकते हो आप। मान लिया इसकी हीट कैपेसिटी मान लो S और इसकी हीट कैपेसिटी मान लो 2S, ऐसे ही बस इसकी ज़्यादा माननी है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हीट इसको रिक्वायर्ड कितनी होगी तो वो हो जाएगा m S डेल्टा टी टी माइनस 0, और वो हीट देगा कितना तो वो हो जाएगा m S की जगह क्या डालोगे 2S और डेल्टा टी कितना हो जाएगा तो 100 माइनस टी। m और s कैंसिल आउट हो गए तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 माइनस 2t। तो माइनस 2t इधर आके ये 3t बन जाएगा, 3t आपका हो गया 200। तो t देखो कितना आ गया, तो t आपका आ गया 200/3, मतलब अराउंड 67 डिग्री के आसपास। तो 50 से ज़्यादा आया नहीं आया, इसलिए आंसर बनेगा बी पार्ट। ठीक है, हमने एक वैल्यू लेके कर लिया कि ठीक है ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, तो मैंने कुछ मान लिया, इसको S मान लिया, इसको 2S मान लिया। ठीक, तो आंसर बनेगा इसका बी पार्ट।